नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई दिल्ली में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण महिला उद्यमियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा धन। – 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आज। यूएपीए के तहत सभी आरोपी जेल में बंद। बारिश और बाढ़ से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और कश्मीर समेत समूचे उत्तर भारत में पटरी से उतरा जनजीवन। प्रधानमंत्री ने पंजाब के सीएम से बात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान में मृतकों की संख्या 800 से अधिक, हजारों घायल। भारत ने भेजी मानवीय सहायता। दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल युग में पहुंच रही है। इसका आधार वो चिप होती है जो सेमीकंडक्टर से बनती है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है और सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनने पर लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में आज से दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों का जमावड़ा लगेगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत की उस महत्वाकांक्षा को दोहराता है जिसके तहत देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाया जाना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इस आयोजन में शीर्ष वैश्विक नेता, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी और छात्र शामिल होंगे। करीब 350 कंपनीज ये सेमिकॉन में पार्टिसिपेट करेंगी। पिछले साल के जो सेमिकॉन था उससे ये इस बार करीब दुगना साइज का होगा। इतने कंपनीज आ रही हैं। 30 देशों से कंपनीज और डेलीगेशंस आ रही हैं और कंट्री पेविलियंस भी बनाए गए हैं। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक सरकार ने 10 अहम योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से फैब्रिकेशन यूनिट्स, 3D पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और असेंबली सुविधाएं शामिल हैं। ये पहल भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भूमिका को और मजबूत बना रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी किया था और उन्होंने कहा था कि इस साल कई दशकों के बाद और कई दशकों की कोशिश के बाद इस साल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स देश में बनाई जाएंगी कमर्शियली। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है, महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अब 280 से अधिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स को उन्नत चिप डिजाइन उपकरणों तक पहुंच मिल चुकी है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है, जो सीसीटीवी, नेविगेशन सिस्टम, संचार, मोटर कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेस जैसी चिप पर काम कर रही हैं। सेमिकॉन इंडिया के चौथे संस्करण के साथ भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है और वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धनराशि उपलब्ध करना है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे। इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि देगी। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को मजबूत करने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। और अब अगली खबर दिल्ली दंगों से बड़ी जो साजिश हुई थी उससे जुड़े चर्चित केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट का जमानत पर फैसला आ सकता है। और ये मामला आपको बता दें कि 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर एफआईआर नंबर 59/2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज की थी। उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शारिंदर कौर की बेंच देगी। तो वहीं इस मामले में सह आरोपी बनाए गए तस्लीम अहमद की जमानत पर एक अलग बेंच आज फैसला सुनाएगी। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध और समर्थन के बीच हुए थे। इसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत कई अन्य आरोपियों पर UAPA और IPC की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। और बात करें मौसम से आई आफत की, तो पंजाब में सतलुज, रावी, व्यास और घग्गर नदी उफान पर हैं, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। चंडीगढ़ में सुखना झील का जल स्तर भी बढ़ गया है। राज्य में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। प्राकृतिक आपदा से गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला समेत कुल 12 जिले प्रभावित हुए हैं। वहीं अब तक 29 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार 15,688 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जापान और चीन की यात्रा पूरी करके स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पहुंचते ही पंजाब में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की और राज्य में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने पंजाब को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वहीं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। और वहीं हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य का सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों में जगह जगह भूस्खलन, पेड़ गिरने और अचानक बाढ़ आने की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। बादल फटने और ओलावृष्टि से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में नुकसान हुआ है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 राष्ट्रीय हाईवे सहित 788 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। इसी तरह 2000 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप हो जाने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं 365 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। तो हिमाचल में जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश और उससे हो रही भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ एक जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून और उत्तरकाशी के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज 12वीं तक की कक्षा के सभी स्कूल बंद हैं। प्राकृतिक आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। एहतियात के तौर पर 4 धाम यात्रा पर आगामी शुक्रवार तक के लिए अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने जम्मू के विभिन्न हिस्सों के लिए आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार
जम्मू, कठुआ और सांबा में बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम संबंधी अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। जम्मू में जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं से जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। तो इस साल मानसून ने देश के कई एक हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सहित कई एक राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवाओं और मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी उफान पर है। IMD के मुताबिक दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं हरियाणा के कई एक हिस्सों में बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाबी सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने सितंबर महीने में देश भर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जारी किया है। तो बारिश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारतीय सेना का एक दल सैन्य युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के अलास्का के फोर्ट वनराइट पहुंच गया है। 1 सितंबर से शुरू हुआ ये अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर साझा करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच साझा प्रशिक्षण, तालमेल और युद्ध कौशल को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री की पहल वोकल फॉर लोकल आज एक जन आंदोलन बन गया है। बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अब गांव देहात के कारीगरों को शहरों में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। आपको दिखाते हैं स्वदेशी के पुनर्जागरण पर यह खास रिपोर्ट। दुनिया क्यों ना मंत्रमुग्ध हो हमारे स्वदेशी उत्पादों को देखकर, और इन्हीं उत्पादों से दुनिया सजने को लालायित होती है। ये भारत है और भारतीय कारीगरों का हुनर यहाँ दिख रहा है। बाजारों में सजे परिधान में जो चमक आप देख रहे हैं वो इनकी मेहनत, लगन और पसीने की चमक है। ये केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और पहचान की जीवित झलकियां हैं। स्वदेशी उत्पाद यानी हमारे देश में बने सामान, ये सामान पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लोग इनकी खूबसूरती और गुणवत्ता से प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि ये उत्पाद न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। मुझे वो ज़्यादा पसंद भी आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। मैं वही स्वदेशी ही लेती हूँ। तो एक तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, दूसरा इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हैं। I love made in India products. I do shopping. Love the fabrics, especially the cottons and the stoles. बुनकरों, कारीगरों का कहना है कि ये लोग पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। पहले उनके हुनर को वो पहचान नहीं मिल पाती थी जिसके वो हकदार थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने न केवल उन्हें सम्मान दिलाया बल्कि उनकी आय भी दुगनी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो ये योजना चलाए हैं सो बहुत ही खूबसूरत चलाए हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे जो है इस कला से हमारे जितने भी गरीबी
थी वो दूर हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी ने हम लोग जो आर्टिस्ट हैं हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोग आर्टिस्टों को बुलाया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से जगह जगह स्वदेशी मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ऐसे कई प्रकार के उत्पादों की धूम रहती है। साथ ही त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी स्वदेशी उत्पादों की रौनक देखते बन रही है। जैसा कि आपने देखा कि न सिर्फ भारत के बल्कि जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं उनकी भी पहली पसंद भारत का उत्पाद बन चुका है। देखिए, हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है वो महज सिर्फ एक उत्पाद नहीं है। जब आप खरीदते हैं तो आप भारत की संस्कृति, अपने यहाँ के कारीगरों के हुनर को भी संबल देते हैं। तो इसलिए देर मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे जगह जगह पर मेले लगाए हुए हैं भारत सरकार के द्वारा जो कि स्वदेशी उत्पादों के, और साथ ही यदि आप अपने बाज़ारों में भी निकल जाएं, जैसा हमने आपको दिखाया, तो आपको स्वदेशी उत्पाद की धूम मची पड़ी है। आपको वहां स्वदेशी उत्पाद तरह तरह के देखने मिल रहे हैं। तो आप भी देर मत लगाइए और स्वदेशी उत्पादों को अपनाइए, खरीदिए और विकसित भारत की ये जो मुहिम है उसका हिस्सा बनिए। कैमरा पर्सन वी बंधु के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। और देश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है और इन्हीं में एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की खास बात जो है वो ये है कि किसान 5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से हासिल कर सकते हैं। देश में किसानों को समय समय पर कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। यह योजना किसानों को उनकी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करती है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में किसानों को फसल उत्पादन के लिए जरूरी कृषि इनपुट जैसे बीज और खाद खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, सहायक गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य गैर कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना, किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और किसानों को कठिनाई के समय में परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने या कृषि उपकरण की मरम्मत करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वोटर ID, पैन कार्ड या आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके लिए आवेदन देने के लिए सबसे पहले अपनी पसंद के बैंक की वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते ही अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज दिखाई पड़ेगा। उसमें अपनी सभी डिटेल्स भरें और सबमिट करें। इसके बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नजर आएगा। अगर आप पात्र होंगे तो बैंक आपसे संपर्क करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसके थ्रू हमारे किसान भाई जो प्रोडक्टिविटी के लिए लोन चाहिए या समय समय पर जो क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है उससे इसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी इसमें मिलने का प्रावधान है। कृषि में या कृषि के संलग्न जो भी व्यवसाय है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरी है, इनके लिए भी इसकी उपलब्धता है। किसानों को इस स्कीम के तहत कुल 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 लाख रुपए का लोन फसल के लिए और 2 लाख रुपए खेती से जुड़े काम के लिए मिलता है। सरकार इस योजना में 2% ब्याज सब्सिडी और 3% समय पर भुगतान बोनस देती है। इससे किसानों को सिर्फ 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक चालू किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल 10.05 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिससे 7.72 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार की यह पहल जहां एक तरफ कृषि विकास को बढ़ावा देती है, वहीं ग्रामीण आजीविका को मजबूत करती है और इससे एक आत्मनिर्भर कृषि समुदाय का मार्ग प्रशस्त होता है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर कैरिबियाई सागर में नौसैनिक ताकत बढ़ाकर तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला एक शांति प्रिय देश है, लेकिन वो धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। काराकास में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मादुरो ने कहा कि दक्षिण कैरिबियाई सागर में अमेरिका की नौसैनिक तैनाती उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने अमेरिका की इस गतिविधि को पूरी तरह से आपराधिक करार दिया। आपको बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तब बढ़ गया जब अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के नजदीक कैरिबियाई जल क्षेत्र में बड़ी तैनाती की।
जबकि अमेरिका ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए नौसेना की तैनाती को अवैध प्रवास को रोकने की कोशिश और ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया है। और बात करें खेलों की तो एशियाई कप हॉकी मुकाबले में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हरा दिया है। भारत की इस जीत में अभिषेक सुखजीत सिंह और जुगराज सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। तीनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस जीत के बाद पूल ए के 3 मैचों में 9 अंकों के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। हॉकी एशिया कप के मुकाबले में ये मुकाबले 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हैं। और भारत अगले साल बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत अगले साल अगस्त में दिल्ली में इस टूर्नामेंट के 30वें सत्र की मेजबानी करेगा। ये दूसरी बार होगा जब भारत में ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होगी। इससे पहले 2009 में हैदराबाद ने इसकी मेजबानी की थी। दिल्ली की मेजबानी से टूर्नामेंट की 6 साल के बाद एशिया में वापसी होगी। चीन के नानजिंग ने 2018 सत्र की मेजबानी की थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।